So, good evening all. Vijan sir, good evening. Good evening, sir. Sir, now without wasting time, over to you, sir. Thank you very much, sir. Sir, thank you, sir.
मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग परमिट कर दूं। नाउ यू कैन। जी यस सर। इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। मेरी स्क्रीन ओके, ठीक है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है रिवीजन। तो सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन, उसके बाद जो काम हमने कल किया था वही आज करके देखने के बाद फिर हमने जो कल किया था उसकी डिटेल में जाएंगे और जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिनका यूज बैकएंड पर हो रहा है, ऊपर दिख नहीं रहा है, लेकिन हम एक्चुअली कौन सी एपीआई सीख रहे हैं ये बात हम अभी तक नहीं जाने हैं। तो हम जो सीख रहे हैं वो एक्चुअली एक्लिप्स लिंक है। या तो हाइबरनेट यूज करते हैं डेवलपर्स या फिर एक्लिप्स लिंक यूज करते हैं। तो हम जो देख रहे हैं वो है एक्लिप्स लिंक। जर्सी शायद नाम सुना हो आपने, वेब सर्विसेज बनाने के लिए। मेथड्स, कल एक क्वेश्चन हुआ था कि ये काम कैसे कर रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे। और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि रेडी टू यूज कंडीशन में है, और कौन से वो मेथड्स हैं जो रेडी टू यूज नहीं है और उनको रेडी कैसे बनाना है। फिर गेट और पोस्ट मेथड्स की हमने बात की थी, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। वेब सर्विस जो हम बनाएंगे उसको ब्राउजर से और पोस्टमैन से, दोनों से हिट करा के रेस्पॉन्स लेना चाहेंगे। क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। क्रूड मींस क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये चारों ऑपरेशंस अगर मैं डेटाबेस पर परफॉर्म करना चाहता हूं अपनी वेब सर्विस से, तो वो कैसे परफॉर्म करें। एक जगह लोग कहते हैं कि जैसा मैंने किया था वैसा हुआ नहीं, हो कुछ और गया। ऐसा कब होता है ये हम देखना चाहेंगे आज। फिर कल हमने एक टेबल बनाई थी फैकल्टी, आज हम एक और टेबल बनाते हैं डिपार्टमेंट। व्यूज कैसे बनाते हैं, व्यूज क्या होता है डेटाबेस में, वो बनाकर देखेंगे। और व्यूज से एंटिटी क्लासेस कैसे बनना है, और उन एंटिटी क्लासेस से अगेन वेब सर्विसेज किस तरह से बना सकते हैं। फिर अगर हमको लगा तो हम ये दोनों देखने की कोशिश करेंगे। अगर ज्यादा नहीं होता है तो इन दोनों पर जाएंगे, वरना कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इनको कवर करना है। रिवीजन, तो नेटबीन्स ओपन करते हैं पहले, और जिस टूल की हमको जरूरत है वो है MySQL। मैं जो यूज कर रहा हूं वो है वर्कबेंच, MySQL वर्कबेंच। तो कहानी शुरू हुई थी यहां से। एक इंस्टीट्यूट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया हमने, उसके अंदर एक सिंगल टेबल फैकल्टी नाम से बनाई थी। कैसे बनाई, क्या किया, रिवीजन। तो रिवीजन में हम क्या करते हैं, एक और टेबल क्रिएट करते हैं। But this time we are going to name it student. Let's change the name because we can't have two tables with same name in a single database.
तो स्टूडेंट नाम दिया, आईडी कॉलम बना लिया हमेशा की तरह। ये मैं जो अप्रोच यूज करता हूं वो ये है कि हमेशा एक आईडी पहले बनाता हूं, ताकि हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई हमेशा कर सके। और वो जो आईडी रहता है, अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम लगाया है, AI स्टैंड्स फॉर ऑटो इंक्रीमेंट। अब जो रिवीजन में हो रहा है वो मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और धीमा जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आपको लगे कि अभी भी कुछ फास्ट है तो आप बताइएगा, हम और स्लो डाउन हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ तो सिर्फ एक क्लास में सारी चीजें कवर कर सकता हूँ, लेकिन हमें तो ऐसे कवर करना है कि सबको सब समझ आए। तो ऑटो इंक्रीमेंट किया, ऑटो इंक्रीमेंट करते ही दो चीजें ऑटोमेटिकली चेक्ड आ गई। पहली है प्राइमरी की और दूसरी है नॉट नल। ये दोनों प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चेक हो जाती हैं अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम ऑफ अ टेबल मस्ट बी दी प्राइमरी की। एक कॉलम हो गया आईडी। दूसरा हम चाहते हैं कि स्टूडेंट रोल नंबर आ जाए और लेट्स से इंट 1 2 3 4 जो भी रोल नंबर हो। फुल नेम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग नहीं ले रहा हूं यहां मैं, फुल नेम नाम का कॉलम ले रहा हूं। फुल नेम, यहाँ उसका पूरा फुल नेम आ जाएगा। अगर हमको लगता है कि स्टूडेंट कॉल, ओह ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा दिया जाए। 3 कॉलम्स की टेबल हो गई हमारे पास। एक स्टूडेंट का आईडी जो कि उसकी प्राइमरी की है, जहां ये चाबी दिखाई दे रही है, दिस की मींस दिस कॉलम इज द प्राइमरी की ऑफ फॉर दिस टेबल। दूसरा है रोल नंबर, तीसरा है फुल नेम। टाइप क्या क्या है, हर एक कॉलम में जो वैल्यूज होती हैं वो स्पेसिफिक टाइप की ही स्टोर हो सकती हैं। तो टेबल के हर कॉलम का डेटा टाइप स्पेसिफाई किया जाता है जब हम वो टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं। चूंकि ये सारी चीजें प्री डिफाइंड हैं, जो हम टेबल बना रहे हैं, अगर हम ये फैकल्टी टेबल देखें तो इसमें हमने आईडी और नेम दिया था। आईडी था इंटीजर टाइप, नेम था कैरेक्टर टाइप। तो ये प्री डिफाइन कर दिया था हमने, डिफाइन करने के बाद ही टेबल क्रिएट हुई थी। इसीलिए डेटाबेस में, आरडीबीएमएस में जो डेटा स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा इसीलिए क्योंकि उसका नाम और जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे इसका हमने कहा कि 45 से ज्यादा लेंथ नहीं हो सकती है, इतने ही कैरेक्टर्स स्टोर करेगा। इससे ज्यादा दिए तो एरर दे देगा, स्टोरी नहीं होगा। इसलिए आरडीबीएमएस में जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करने वाले को हम कहते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जिस लैंग्वेज को यूज करके हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, अप्लाई किया। ये क्वेरी आपको जो दिख रही है यहाँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है क्या? साफ साफ क्या कह रहा है? क्रिएट टेबल, डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम। कॉलम कौन से है? आईडी, रोल नंबर, फुल नेम। प्रॉपर्टीज क्या है आईडी कॉलम की? इंटीजर टाइप है, नॉट नल है, खाली नल नहीं हो सकता है ये, ऑटो इंक्रीमेंट होगी ये वैल्यू, हमें कभी भी देने की जरूरत नहीं है, हम तो नल देंगे। रोल नंबर कैसा है? ये कॉलम इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकता है और नल भी हो सकता है। फुल नेम varchar मींस स्ट्रिंग, मैक्सिमम लेंथ 45 कैरेक्टर्स, नल भी हो सकता है। प्राइमरी की क्या है? कौन सा कॉलम है प्राइमरी की? आईडी, जो कि हमेशा यूनिक होगा हर एक रो के लिए। अब यहाँ हर एक रो किसको रिप्रेजेंट करेगी? कोई बता सकता है हर एक रो क्या होगी यहाँ?
हर एक रो एक स्टूडेंट होगी, स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर स्टोर हो रही होगी। हालांकि इतनी सी डिटेल्स नहीं होती हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन हमें चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। हमें उनको इजी रखते हुए कंसेप्ट्स को समझना है। तो जहां 2 कॉलम्स होंगे वैसे ही 20, 30, 40 जितने कॉलम्स होंगे वो भी वैसे ही काम करेंगे जैसे 2 करेंगे। तो रोल नंबर और फुल नेम और एक आईडी। आईडी है प्राइमरी की, रोल नंबर इंटीजर, फुल नेम स्ट्रिंग। टेबल क्रिएट हो गई। टेबल क्रिएट करने में अब तक किसी को कोई भी डाउट है किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं? कोई भी डाउट नहीं है तो हम यहाँ एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और लिख लेते हैं पहली स्टेप में क्या किया। क्रिएट कर लो डेटाबेस और टेबल। स्टेप 2, सबसे पहले हमने अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया और डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स हम चाह रहे थे वो क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद यहां से फ्री हो गए। अब हम जाते हैं नेटबीन्स पर और इवन वो टेबल हम यहाँ नेटबीन्स से भी क्रिएट कर सकते थे। कैसे? सर्विसेज में जाकर, डेटाबेसेस में जाते, सेज सेज को कनेक्ट करते। कनेक्ट होने के बाद हमको टेबल्स दिख जाती और हम क्वेरी भी फायर कर सकते। अब तक हमें सिर्फ फैकल्टी दिख रही थी, अब एक और टेबल आ चुकी है, स्टूडेंट। राइट क्लिक, व्यू डेटा। तो ये क्वेरी चली, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, लिमिट 100। सिर्फ शुरू की 100 रोज लेकर आना। हो सकता है हजारों लाखों रोज हो, तो कहीं सॉफ्टवेयर ही हैंग ना हो जाए। नेटबीन्स बहुत सारी चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो लिमिट के साथ उसने दिया है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहां से लिमिट बढ़ा दीजिए, लेकिन 100 and 200 आर फार बियॉन्ड। वी हैव नॉट इवन अ सिंगल रो इन आवर टेबल स्टूडेंट। हालांकि यहां से मैं कभी चलाता नहीं हूं, लेकिन आज ट्राई कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नाम है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज नल, और दूसरी वैल्यू मैं चाहता हूं, नल किसकी वैल्यू हो गई? आईडी की, जो हमें कभी देना नहीं है, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है। रोल नंबर मैं चाहता हूं 1 से स्टार्ट किया। फुल नेम राजेश शर्मा। रन, 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एंट्री हो गई। एंट्री हो गई या नहीं हुई ये कैसे पता करेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, दो बार एंट्रीज हो गई है क्या? ओह, मैंने इसको 2 बार चला दिया है, 2 बार चला दिया है, इसलिए 2 एंट्रीज हो गई हैं। एक और, महेश वर्मा।
ये आए महेश वर्मा, रोल नंबर 111, जो कि ठीक नहीं है। तीनों के एक ही रोल नंबर नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपको लगता है? नो सर। नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने इंसर्ट की क्वेरी देख ली, अभी हमने सेलेक्ट करने की क्वेरी देख ली, अब हम अपडेट करने की क्वेरी भी देख लेते हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 2, लेकिन किसका? वेयर उसका जहां आईडी क्या हो, आईडी इज इक्वल्स टू 2 हो। फिर से सेलेक्ट चलाया और देखते हैं। अभी आप देखेंगे तो रोल नंबर 2 हो गया है, दिखाई दिया। जिसका आईडी 2 था, जिसका आईडी 2 था, ये रहा 2 आईडी, उसका रोल नंबर 2 हो गया। अब मैं चाहता हूं जिसका आईडी 3 है, ये रहा 3, उसका रोल नंबर भी 3 हो जाए। एडिट करना चाहता हूं, तो क्वेरी क्या लिखूंगा बता सकते हैं? अब हम कोई जल्दी नहीं है हमें, हम आराम से चलेंगे। आप बताइए आंसर, जो आपको ठीक लगता है वो आंसर दीजिए। समझते हुए चलेंगे हम हर चीज। इसको अगर हम अपनी हिंदी भाषा में देखें तो ये लिखा क्या है, अपडेट करो स्टूडेंट टेबल को। स्टूडेंट टेबल में 3 अलग अलग कॉलम्स हैं, मगर करना क्या है, क्या अपडेट करना है? सेट रोल नंबर इज इक्वल्स टू 2, किसका? जहां आईडी इज इक्वल्स टू 2 है, जिस रो में आईडी इज इक्वल्स टू 2 है, रो मतलब स्टूडेंट है। अब तो जिस स्टूडेंट का आईडी 2 है, उसका रोल नंबर 2 सेट कर दो। अब मैं चाहता हूं जिसका आईडी 3 है, उसका रोल नंबर 3 हो जाए। तो क्वेरी में क्या चेंज करूं? 2 की जगह पे 3। बिल्कुल सही, ये 2 की जगह 3 आ गया। रन किया, रन करने के बाद फिर से सेलेक्ट किया, चेंजेस रिफ्लेक्टेड। समझ पाए आप? यस सर। ऐसे काम कर रहा है ये एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज, इस तरह से काम कर रही है बिहाइंड द सीन। तो ये दोनों राजेश शर्मा हैं। आप मुझे बता सकते हैं, मैं चाहता हूं कि सुरेश यादव नाम हो जाए उसका, उसका नहीं, आप बताइए किसका। मैं तो बस ये जो सेकंड रो है ना, इस सेकंड रो में जो स्टूडेंट है, इस सेकंड स्टूडेंट का नेम, फुल नेम मैं चाहता हूं सुरेश यादव हो जाए। तो मैं क्या लिखूं अपडेट क्वेरी? किस कॉलम में चेंज करना चाहते हैं अब हम? क्या हम रोल नंबर में चेंज करना चाहते हैं, या फुल नेम में चेंज करना चाहते हैं? सर फुल नेम। फुल नेम, बिल्कुल सही। तो रोल नंबर की जगह अब हम क्या लिखेंगे? फुल नेम इज इक्वल्स टू 3 नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगी। हमको सुरेश यादव करना है। किसका? उसका जिसका आईडी 2 है।
आईडी से ही क्यों पकड़ते हैं हम? क्योंकि वो प्राइमरी की होती है, और प्राइमरी की इसीलिए होती है क्योंकि अगर आप प्राइमरी की के थ्रू किसी भी रो को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इस स्टेटमेंट को रन किया और चेंजेस देखे, 1 2 3 राजेश, सुरेश, महेश। तो हमने इंसर्ट देखा, हमने सेलेक्ट देखा, अभी हमने अपडेट भी देखा। अब मैं चाहता हूं डिलीट कर दूं। किस स्टूडेंट का नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा है बता दीजिए, मैं उसको डिलीट कर देता हूं। आईडी बताइएगा। सर 3। बस मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि इससे क्या दुश्मनी थी? सर कोई नहीं। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन किसको? जिसका आईडी कितना है? 3। चला दिया, क्वेरी चली, 1 रो अफेक्टेड, इसका मतलब काम बन गया। अब सिर्फ 2 रोज रह गई, एक बेचारा डिलीट हो गया है। तो ये काम हम यहां से भी कर सकते हैं नेटबीन्स से, और ये सेम क्वेरीज हम हेलो सर। हाँ सर क्या तीनों को एक साथ नहीं डिलीट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सर वो कैसे? बिल्कुल, यहां हमने लिख दिया और, या फिर आईडी 2 हो तो भी डिलीट कर दो, और अगर आईडी 1 हो तो भी डिलीट कर दो। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट डिलीट कर दो। स्टूडेंट मतलब अब रो है, क्योंकि स्टूडेंट टेबल के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट मतलब रो हो गई है। एक हर एक रो में एक स्टूडेंट की एंट्री है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को डिलीट करो वेयर जिसका आईडी इज इक्वल्स टू 1 हो या फिर आईडी 2 हो। दोनों में से कोई भी हुआ डिलीट कर दो। रन किया, आउटपुट कहां गया? हाँ, अब देखिए क्या लिखा आया, 2 रोज अफेक्टेड, 2 रोज डिलीट हो गई। अब ये टेबल बेचारी फिर से खाली हो गई। ये देखिए एक भी रो नहीं रही। तो अब फिर से थोड़ी मेहनत करता हूं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये मेरी आदत है एक्चुअली कि मैं जो कीवर्ड्स हैं उनको कैपिटल में ऑटोमेटिकली ऐसा हाथ चलता है कि वो कैपिटल में टाइप हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केस इनसेंसिटिव होती है। ठीक है, तो आप इसको कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज क्या? नल फॉर आईडी, रोल नंबर 1, नाम आप सोच के रखिएगा और मुझे बता दीजिएगा। 3 नाम इजी जिनकी स्पेलिंग मैं टाइप कर सकूं। पहला नाम
बताइए बताइए, कुछ भी नाम, जरूरी नहीं है फेवरेट ही हो, कोई भी चलेगा। सुहानी सर। SUHANI सही लिखा है। यस सर। नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट नेम, रामश्याम। क्लियर आवाज नहीं आई, फिर से बताएंगे क्या? सर राम और सेकंड श्याम। राम और श्याम, वाह, राम और श्याम, लेकिन सबके 1 नहीं चाहते, एक का 2, एक का 3। तो ये हमने क्या किया है, ये क्वेरी लिखी है, ये रही क्वेरी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब सेलेक्ट करते हैं, 3 एंट्रीज आ चुकी हैं, आईडीज 3 तक हो चुके थे पहले। तो अब जो नेक्स्ट जनरेट हुआ है ऑटो जनरेट, वो 4, 5 और 6 किया गया है, जिनके रोल नंबर्स 1, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली हैं। फुल नेम सुहानी, राम और श्याम है। तो यहां हमने जो क्वेरी देखी है, पहले हमने सिंगल रो या सिंगल स्टूडेंट एंट्री स्टोर करने के लिए क्वेरी देखी थी। इस बार हमने जो क्वेरी देखी है वो मल्टीपल रोज सिंगल क्वेरी में इंसर्ट करने की क्वेरी देख ली। तो क्या अब आपको ऐसा लगता है कि आपको सब समझ में आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ नहीं आ रहा है? अभी जो मैं जिस तरह से जा रहा हूं समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर। गुड, ऐसे ही चलेंगे हम। तो ये जो अभी हमने देखा, ये हमने देखा एसक्यूएल। एसक्यूएल में हमने क्या क्या, कौन कौन सी क्वेरीज देखी? हमने देखा क्रिएट कैसे करते हैं, फिर हमने देख लिया अपडेट कैसे करते हैं, क्रिएट मल्टीपल कैसे करते हैं, सेलेक्ट, या फिर हाँ सेलेक्ट ही लिखते हैं यहां पर, सेलेक्ट कैसे करते हैं, और डिलीट कैसे करते हैं। अब अगर आपको ये टेबल ही ड्रॉप करना है तो आप सीधा लिख देंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, और मैं इसको चलाने की गलती बिल्कुल करूंगा नहीं, वरना मेरी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। फिर मैं पहले टेबल क्रिएट करूंगा, फिर एंट्रीज करूंगा, तब हमारी कहानी आगे जाएगी। तो ऐसा मान लेंगे कि ये भी हमने देख ली। तो इतनी चीजों के साथ अब आपकी फ्रेंडशिप हो चुकी है। वी आर नाउ हैंडी विथ ऑल दीज डेटा मैनिपुलेशन क्वेरीज। अब आते हैं जावा साइड में। ये हो गया हमारा डेटाबेस साइड का सीन। इसको बंद कर दूं, क्लोज कर दूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लिख तो नहीं रहा है कोई? Shall I close this window? कर दीजिए। Okay. क्लोज कर दिया। अब ये जो सर्विसेज टैब दिख रहा है, इस पर चलते हैं। अभी तक हमें जो दिख रहा था वो था प्रोजेक्ट्स टैब। अब जो दिख रहा है वो है सर्विसेज टैब। इस सर्विसेज टैब में हम चाहते हैं कनेक्ट हो जाए उस डेटाबेस के साथ। ये जो डेटाबेस है स्टूडेंट, अब तो इसके अंदर एंट्रीज है, 3 एंट्रीज मिलेंगी हमें। ये आ गई, ये MySQL है। तो वहां से हम जो करेंगे वो यहां इस MySQL पर रिफ्लेक्ट होगा। तो
अब बात आती है कि ये कैसे क्रिएट किया, ये जो डेटाबेस है ये कैसे क्रिएट किया। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। और आपको कल बताया था कि जब भी कोई डेटाबेस बनाया जाता है तो उस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए एक यूआरएल हमेशा अवेलेबल होती है। वरना अगर एक डेटाबेस बनाकर रखा है और उससे आप कनेक्ट नहीं हो सकते तो उस डेटाबेस के होने का कोई फायदा होगा क्या। अगर आपने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की गाड़ी है, लेकिन वो कभी चली ही नहीं, तो कहा यही जाएगा कि उसकी वैल्यू 0 है, किसी काम की नहीं है वो। ऐसे ही डेटाबेस बना लिया, लेकिन अगर यूज करने के लिए यूआरएल ही नहीं है उसकी, तो वो डेटाबेस किसी काम का नहीं है। तो जब भी डेटाबेस बनेगा उससे कनेक्ट होने के लिए एक यूआरएल जरूर हमारे पास अवेलेबल होगी हमेशा। तो जो भी, अगर आप कहेंगे कि भाई मैंने तो अपने जो लोकल मशीन है, मेरा जो अपना कंप्यूटर है, उस पर एक डेटाबेस बनाया है, अब मैं उससे कैसे कनेक्ट हूं। तो अगर आप देखेंगे तो आप, ये लोकल इंस्टेंस है, ये जो रूट लिखा दिखाई दे रहा है ये है यूजर नेम। माई एसक्यूएल में जो, जैसे ऑरेकल में स्कॉट टाइगर हुआ करता था, ऐसे ही माई एसक्यूएल में जो रूट यूजर होता है, वो उस जो एडमिन होता है उसका नाम होता है, यूजर नेम होता है रूट। तो वो रूट यहां लिखा हुआ है, और उस डेटाबेस को एक्सेस करने की जो यूआरएल है वो नीचे दी हुई है। तो लोकल होस्ट 3306 का मतलब क्या हुआ, ये लोकल होस्ट तो होता है लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस मींस points to your own machine। ये लूप बैक एड्रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लूप बैक एड्रेस पर जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड की जाती है तो जिस सिस्टम से सेंड की जा रही है उसी सिस्टम पर वो रिसीव हो जाती है। तो लूप बैक एड्रेस का अगर आईपी एड्रेस की बात करें तो होता है 127.0.1। ये आईपी एड्रेस आपकी खुद की मशीन को रिप्रेजेंट करता है, ये लोकल एड्रेस है। अगर आप कहेंगे कि सबका क्या एक ही आईपी एड्रेस होता है, नहीं, मेरा भी अगर आप देखेंगे तो मेरी मशीन का आईपी एड्रेस जो है ये रहा, मेरी मशीन का ये आईपी एड्रेस है। ऐसे ही आपकी मशीन का भी कुछ और आईपी एड्रेस होगा डेफिनेटली, मगर 127.0.0.1 को जब आप रेफर करेंगे तो आपकी मशीन पर जाएगी वो रिक्वेस्ट, और जब मैं इस आईपी एड्रेस पर कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो मेरी मशीन पर ही रहेगी। मतलब कि हमारी मशीन से ये जो ओएसआई मॉडल होता है, नेटवर्क लेयर तक जाकर के रिक्वेस्ट वापस हमारी मशीन पर ही आ जाती है। इसलिए इस आईपी एड्रेस को हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। अब आप इसको, कोई भी मशीन हो उसका एक तो आईपी एड्रेस होता है और एक होता है होस्ट नेम। तो आप आईपी एड्रेस से भी यूज कर सकते हैं और बाय होस्ट नेम से भी इसको यूज कर सकते हैं। सॉरी। तो अगर बाय आईपी एड्रेस आप करना चाहते हैं तो ये आईपी यूज कर लीजिए। अगर आप बाय होस्ट नेम एक्सेस करना चाहते हैं, खुद की मशीन को ही रेफर करना चाहते हैं, उसी को रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, तो लोकल होस्ट लिखकर रेफर कर लीजिए। ओहो, ये कंट्रोल एस दबाने की आदत है और अभी सेव्ड नहीं है। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, इसको सेव कर ही लेता हूँ वरना ये बार बार आता रहेगा।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ पाए आप। लोकल होस्ट, वही होस्ट नेम लिखा हुआ है यहां पर, लोकल होस्ट 3306। अब ये 3306 क्या है? अगर आप किसी को कहें कि मैं भोपाल में रहता हूं, तो भोपाल बहुत बड़ी जगह है, आपको ढूंढना काफी मुश्किल होगा। अगर आप कहें नहीं मैं भोपाल में एमपी नगर में या अरेरा में रहता हूं, अरेरा कॉलोनी में रहता हूं, तो थोड़ा नैरो डाउन हो जाएगा। अब उसको सिर्फ अरेरा कॉलोनी के अंदर ही आपको सर्च करना होगा। अगर आपने कहा भोपाल में अरेरा कॉलोनी के अंदर मेरा जो घर है वो है E182, अब वो सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप इसको ऐसा मान लीजिए कि लोकल होस्ट जो है, ये लोकल होस्ट हो गया कॉलोनी का नाम। कॉलोनी मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट पर कनेक्टेड, उनमें से वो कौन सा सिस्टम है जिस पर आपको रिक्वेस्ट भेजना है, जिस पर ये सर्वर चल रहा है। तो ये हो गया कॉलोनी का नाम। और उसके अंदर उस एक कॉलोनी में भी कई सारे लोग हैं, तो उसमें एग्जैक्टली आपका घर कौन सा है। ऐसे ही एक सिस्टम पर भी कई सारे सर्वर्स चल रहे होते हैं इंटरनली, चाहे डेटाबेस सर्वर हो, फाइल सर्वर हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है, RMI सर्वर हो सकता है, सॉकेट सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहचान कैसे होगी? उनको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। तो ऐसे ही जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका एक पोर्ट नंबर फिक्स किया जाता है कि ये इस नंबर के साथ, जब जब इस मशीन पर इस नंबर के साथ ये रिक्वेस्ट आएगी कोई भी, तो ये सॉफ्टवेयर उसे सर्व करेगा। अगर लोकल होस्ट पर ही 8080 पोर्ट नंबर पर रिक्वेस्ट गई तो वो कहां पहुंचेगी? अपाचे टॉमकैट वेब सर्वर के पास। इसी लोकल होस्ट पर अगर रिक्वेस्ट गई 3306 पर, तो उसको कौन पकड़ के सर्व कर डालेगा? MySQL। क्यों? क्योंकि 3306 पर कौन रन कर रहा है? MySQL। तो ये सिर्फ नंबर्स है, लॉजिकल पोर्ट नंबर्स है। ये नंबर ये बताता है कि अगर इस नंबर के साथ में रिक्वेस्ट आई है तो उसको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सर्व करेगा। अगर आप राइट क्लिक करके एडिट कनेक्शन पर जाते हैं तो आपको दिख रहा है होस्ट नेम इज लोकल होस्ट। अगर आप इसको 127.0.0.1 भी कर देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तब भी ऐसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा होगा। पोर्ट नंबर 3306 है, ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो दिया गया है वो 3306 पर ये रन होता है। एक्चुअली मैं भूल जाता हूं कि मैं ये क्यों बता रहा था, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। हाँ ठीक है, याद आ गया। अब हमने क्या किया, न्यू कनेक्शन किया। देखिए हम जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाने वाले हैं MySQL डेटाबेस के साथ, और इनमें से एक इंग्लिश बोलता है, दूसरा जापानीज बोलता है। तो कैसे एक दूसरे की बात समझ पाएंगे? चाहिए होगा बीच में मीडिएटर जो दोनों भाषा समझता हो। जब जापानीज में कोई बोले तो उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिशमैन को सुना दे, और इंग्लिश में जब कोई बोले तो उसे जापानीज में कन्वर्ट करके जापानीज को सुना दे। वो जो मीडिएटर है वो होता है ये ड्राइवर। जावा लैंग्वेज को MySQL नहीं समझता, वो तो सिर्फ क्वेरी समझता है, क्वेरी लैंग्वेज SQL समझता है वो। और जो MySQL बोलेगा वो जावा नहीं समझता।
तो ये दोनों समझ सकने वाला जो एपीआई है उसे हम कहते हैं ड्राइवर। ड्राइवर्स कन्वर्टर्स ही होते हैं। ड्राइवर्स का काम यही होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करके चीजों को आगे हैंड ओवर करना। तो यहाँ अलग अलग ड्राइवर्स हैं जिनकी मुझको जरूरत पड़ती है, वो ड्राइवर्स मैंने रखे हुए हैं। ये ड्राइवर्स ज्यादा कुछ नहीं, जार फाइल्स होती हैं। अगर आप जाएंगे लाइब्रेरीज में आपको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने स्टोर कर रखी हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ती है। तो MySQL ड्राइवर के भी अलग अलग वर्जन्स कई बार मुझे यूज करना पड़ते हैं। तो 8 और 5 है। 8 के अलग अलग वर्जन है, इनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और ये 5 के 2 अलग अलग वर्जन है। तो MySQL कनेक्टर जो है इसके अंदर ये भी जावा में बना हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर ये रहा पैकेजेस के अंदर क्लास फाइल्स हैं जो जावा बनाता है, यही कंपाइल्ड फाइल्स हैं। तो उसके अंदर आपको दिखाई दे रही है ड्राइवर डॉट क्लास। ये एक्चुअल वो क्लास है जिसकी जरूरत पड़ती है इसको, जावा को। क्लोज किया। इतना सब मैंने बस बताया है ताकि चीजों को डिटेल में बताऊं तो आप, बहुत सारा बताऊंगा तो ज्यादा चीजें याद रह पाएंगी, इनकी इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अब फुल डिटेल में जाकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। तो इनमें से मेरी फिलहाल जो रिक्वायरमेंट है वो है MySQL, मतलब कि जो MySQL 5 कनेक्टर था वो है मेरी रिक्वायरमेंट। तो वो जार फाइल का पाथ मैंने ऑलरेडी यहाँ सेट किया हुआ है। जब जब ये सेलेक्ट किया जाएगा ये फाइल उठा ली जाएगी। आपके पास ये पहले से नहीं होगा तो आप जाएंगे ऐड पर, ऐड करके उसे यहाँ ला सकते हैं। नेक्स्ट किया तो इसने पूछा कि होस्ट नेम क्या है और उस होस्ट पर किस पोर्ट नंबर पर MySQL चल रहा है जिसके साथ आपको कनेक्ट होना है। डेटाबेस का नाम क्या है, बहुत से डेटाबेसेस हो सकते हैं। जैसे अगर यहां देखें तो ये सारे डेटाबेसेस हैं, उनमें से एक डेटाबेस का नाम है इंस्टीट्यूट, जिसके साथ हमें अभी इंटरेक्ट करना है। वहां लॉगिन होने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, ये सारी चीजें आप इसको देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये मैंने जैसे ही जो कॉपी किया था वो पेस्ट किया तो इसने सब अपने आप ले लिया। ये थी URL हमारे AWS पर जो RDS चल रहा है, रिलेशनल डेटाबेस, उसकी URL है। ये 3306 पर ही चल रहा है और वहां पर किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट। पोर्ट नंबर 3306 यहां उसने ऑटोमेटिकली ले लिया यहां से जो हमने डाला। डेटाबेस इंस्टीट्यूट नाम का था। यूजर नेम और पासवर्ड जो भी होगा उसका वो यहां पर डाला और टेस्ट किया, काम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये सेज क्रिएट किया, कनेक्ट किया और डेटाबेस इज रेडी टू बी यूज्ड। एक बार हमने ये बना दिया तो अब इस सर्विस के साथ, इस डेटाबेस के साथ में हम किसी भी अपनी जावा की वेब एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे? तो इस सेज में अभी हमने देखा था कि कल हमने क्या किया, फैकल्टी क्लास थी हमारे पास एकमात्र। द ओनली क्लास वी वर हैविंग यस्टरडे वाज फैकल्टी क्लास, बट टुडे वी हैव गॉट वन मोर क्लास। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट क्लास? सॉरी, टुडे वी हैव गॉट वन मोर टेबल, नॉट द क्लास। कौन सी नई टेबल बन गई है यहाँ पर? स्टूडेंट। ये एक नई टेबल बनाई हमने आज। तो इस स्टूडेंट टेबल, ये तो यहाँ पर है ही नहीं,
मैं चाहता हूं कि वो यहां आ जाए। कैसे आएगी? तो हम एक बार अगर सर्विसेज में डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं तो अब हमारे लिए सब बहुत आसान हो गया। राइट क्लिक किया, न्यू पर गए, एंटिटी क्लासेस फ्रॉम डेटाबेस, सेज हमने सेट किया था। अब देखिए क्लास फैकल्टी के साथ ये ऑलरेडी मैप्ड है। ये जो फैकल्टी टेबल है ये किस क्लास के साथ मैप्ड है? ये देखिए नीचे लिखा आया ऑलरेडी मैप्ड। फैकल्टी टेबल किसके साथ ऑलरेडी मैप्ड है? sage.institute.faculty क्लास के साथ ऑलरेडी मैप्ड है। कौन सी मैप्ड नहीं है? ये वाली मैप्ड नहीं है, तो इसको क्या किया? ऐड किया। नेक्स्ट किया, उसने क्या बताया? डेटाबेस टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, पूरा स्मॉल। और ये इसकी जो इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट या जो भी करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं या रेस्पेक्टिव क्लास जो बनेगी वो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, क्योंकि ये जावा का कन्वेंशन रहता है। तो एस कैपिटल और नेम सेम रहा। अगर आपने कोई इस तरह का नाम यूज किया कि अगर आपने ऐसा कुछ नाम दिया होता स्टूडेंट डेटा, तो उसकी जो इक्विवेलेंट क्लास ये लेता है, जो नेमिंग कन्वेंशन इसका चलता है, वो ये इस नाम से क्लास बनाता, स्टूडेंट डेटा डी कैपिटल। तो जहां आपने ये स्पेस दी होगी उसका, इसको स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर है। तो जहां जहां आपने नेम में अंडरस्कोर दिया होगा टेबल के, वो उसको हटा के नेक्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, और फर्स्ट लेटर तो कैपिटल रहता ही है, उस नाम से टेबल क्रिएट कर देता है। ओके, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें ये क्रिएट होना है? सेज है। सोर्स पैकेजेस के अंदर ही जाना है। सोर्स पैकेज में किस पैकेज के अंदर? तो sage.institute पैकेज के अंदर। आपको अगर यहां पसंद ना हो तो आप इसको चेंज करके, जनरली मैं जो रखता हूं, मैं भूल गया था वरना मैं इस तरह से नेमिंग करता हूं कि एंटिटी में सारी एंटिटी क्लासेस आ जाती हैं और सर्विस के अंदर सारी सर्विस क्लासेस आ जाती हैं। पर चूंकि यहाँ एक हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो अब सारी यही क्रिएट करते हैं, वो बेटर है। नेक्स्ट किया, फिनिश। स्टूडेंट भी आ गया। कुछ चेंज दिखाई दिया तो उसने कहा कि टॉमकैट को रन कर दूं क्या? तो हमने उसको अभी रोक दिया। इसको इसीलिए रोका गया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये डिफॉल्ट मोड में चले। इसको मैं स्टॉप करता हूं। मैं इसको हमेशा डिबग मोड में ओपन करता हूं ताकि जो भी एरर्स हो रहे हो इंटरनली वो मुझे दिखाई दे जाए आउटपुट में। अगर कभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आसानी से पता चले। स्टार्ट इन डिबग मोड, इस तरह से चलाता हूं मैं इसको। अब ओहो, एसक्यूएल एग्जीक्यूशन, इनको जरा क्लोज करें, बहुत सारे खुले हुए हैं, अब इनकी जरूरत हमें नहीं है। अब हम चला सकते हैं, डिबग मोड में चल रहा है अभी ये। Let's close all these SQL execution tabs. These are of no use anymore. हाँ, अब ये स्टूडेंट क्लास आ गई। स्टूडेंट क्लास के अंदर चलकर देखेंगे तो क्या दिखेगा? इस स्टूडेंट क्लास के अंदर गए तो हमें एक मिला इंटीजर आईडी जो कि प्राइमरी की है। दूसरा डेटा मेंबर दिखाई दिया जो बना है वो है रोल नंबर और इसका इंटीजर टाइप है जैसा कि हमने सेट किया था। आईडी भी इंटीजर था। फुल नेम स्ट्रिंग था, वैरचर था, वहां वैरचर 45, तो यहां पर इसने ये भी ले लिया है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 45 दी हुई है। और वहां जो कॉलम है टेबल में उसका नाम क्या है? फुल नेम, वही यहां इसके फॉर्म में। अब अगर नीचे जाएंगे तो ये दोनों तो हो गए कंस्ट्रक्टर।
गेट आईडी, सेट आईडी, गेट और सेट मेथड्स हो गए। ये गेट और सेट मेथड्स में अभी आपको बताऊंगा कि इनका क्या रोल होता है। गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर, गेट फुल नेम, सेट फुल नेम। नीचे के जो हैश कोड और इक्वल्स हैं इनको आपको अभी रिक्वायर्ड नहीं है। टू स्ट्रिंग भी आपको अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इनको मिनिमाइज करके रख दिया है। एक्चुअली हम जो ये देख रहे हैं, ये जो काम हुआ, फैकल्टी टेबल से फैकल्टी क्लास बन गई, स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट क्लास बन गई। तो इससे फायदा क्या क्या कर लिया ये करके? एक्चुअली इसका फायदा ये है कि आपने डेटाबेस बनाया। अगर आप डेवलपर है तो आप सिर्फ डेवलप कर रहे होंगे जावा में एप्लीकेशन। फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आप नहीं है, डेटाबेस हैंडल अगर आप नहीं करते तो आप क्वेरी से फिर उतना इत्तेफाक नहीं रखेंगे। तो अच्छा क्या होगा कि अगर वहां जो भी टेबल्स हैं वो आपको किस फॉर्म में मिल जाए? क्लासेस के फॉर्म में। तो अगर आपको किसी स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करना है तो आपको सिर्फ इतना लिखना पड़े, स्टूडेंट डॉट सेट रोल नंबर, और उसकी वैल्यू दे दें तो उस स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज हो जाए। आपको क्वेरी नहीं लिखनी। ये काम आप जावा लेवल पर ही हैंडल कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं आया। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, सेम वे में ही आप डेटाबेस से भी इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ORM। तो ये ORM किसके थ्रू पॉसिबल है? ये कंसेप्ट सबसे पहले कहां से आया था? ये दिया था JPA ने, जावा परसिस्टेंस API। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था JPA। उसमें कहा गया कि इस तरह से डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उनको हम क्लास में कन्वर्ट करके और जावा डेवलपर की लाइफ इजी कर सकते हैं। तो जावा डेवलपर वुड बी एक्सेसिंग द डेटाबेस सेम वे ही यूज्ड टू एक्सेस नॉर्मल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया गया था। इम्प्लीमेंटेशन जो आया उसका, और कई इम्प्लीमेंटेशंस आए, उनमें से जो सबसे पॉपुलर है, the most popular implementations of JPA are, as far as I know, one of them is Eclipse Link and the other one is known as Hibernate। तो ये Hibernate और Eclipse Link, ये दोनों किसके implementations हैं? JPA के, Java Persistence API के। तो हम either we will be using Hibernate और Eclipse Link, इन दोनों में से कोई भी अगर हम API यूज करेंगे तो हम डेटाबेस के साथ उसी तरह से इंटरेक्ट कर पाएंगे जिस तरह से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं जावा में। हमने लिखा स्टूडेंट डॉट सेट फुल नेम और नाम दे दिया, फंक्शन को कॉल किया, सिर्फ स्टूडेंट क्लास के सेट फुल नेम को कॉल किया फंक्शन को, और उधर डेटाबेस में उसका नाम चेंज हो गया। तो आपको इसकी यूटिलिटी समझ आ रही होगी अब कि फायदा क्या, क्यों। अभी अभी हमने जो बात की उसका रिलेशन इस लाइब्रेरी फोल्डर से भी है। हमने कहा कि JPA से रिलेटेड नहीं, JPA बेस्ड implementations है Hibernate और Eclipse Link, and the implementation we are using here in this project is Eclipse Link। तो Eclipse Link या कोई भी लाइब्रेरी ऐसे ही सीधे यूज करने लग जाएंगे क्या?
उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, तभी तो हम उस लाइब्रेरी की जो क्लास फाइल्स हैं उनको यूज कर पाएंगे। तो लाइब्रेरीज में वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं जैसे ही हम कहते हैं कि क्रिएट एंटिटी क्लासेस फ्रॉम डेटाबेस। ये हमने जैसे ही किया तो बैकएंड में हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक्लिप्स लिंक की जितनी भी रिक्वायर्ड जार फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स थी वो हमारे प्रोजेक्ट में आ चुकी हैं। और हम जो यूज कर रहे हैं वर्जन वो कौन सा है, JPA का 2.1। जेक्सआरएक्स और जर्सी ये सारी क्यों यूज हो रही हैं? ये यूज होती हैं वेब सर्विसेज जब हम क्रिएट करते हैं। और आपको याद होगा कल हमने कुछ वेब सर्विस बनाई थी, फैकल्टी की वेब सर्विस बनाई थी। कहां? sage.institute.service के अंदर जाकर फैकल्टी फेसेड रेस्ट क्रिएट की थी। इसको क्रिएट करते ही यहां से लेकर यहां तक लाइब्रेरीज ऐड हो गई हमारे प्रोजेक्ट में। और जैसे ही हमने एंटिटी क्लास बनाई थी फर्स्ट टाइम, तब यहां से लेकर यहां तक की क्लासेस ऐड हो गई थी। तो ये जर्सी और JPA एक्लिप्स लिंक लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने मैनुअली उनको इंपोर्ट नहीं किया। ये सब काम IDE ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए किया हुआ है। दैट इज व्हाई आई सेड IDE मेक्स डेवलपर्स लाइफ इजी। अब स्टूडेंट की एंटिटी क्लास तो आ गई। इस एंटिटी क्लास से क्या बनाना चाहते हैं हम, कोई बता सकता है क्या? इस एंटिटी क्लास को क्यों बनाया, इससे क्या जनरेट करना चाहते हैं हम, जो एक्चुअली हमारा काम इजी करने वाला है? ऊपर फैकल्टी एक एंटिटी क्लास बनी, तो उसकी हमने क्या बना दी, वेब सर्विस फैकल्टी फेसेड रेस्ट। ऐसे ही फिर हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, स्टूडेंट की भी हम क्या बनाना चाहेंगे, वेब सर्विस। तो वेब सर्विस किससे बना सकते हैं हम, एंटिटी क्लासेस से। तो एंटिटी क्लास स्टूडेंट हम बना चुके हैं, स्टूडेंट की वेब सर्विस बनाना चाहते हैं, तो ये रहा ऑप्शन, रेस्टफुल वेब सर्विसेज फ्रॉम एंटिटी क्लासेस। तो एंटिटी क्लास कौन सी, आप चाहें तो सबकी एक साथ बना सकते, आप चाहें तो एक बार में एक ही बना सकते हैं। तो अभी हमें बनाना है स्टूडेंट की, ऐड किया, नेक्स्ट किया, हम चाहते हैं sage.institute.service पैकेज में जाकर के ये वेब सर्विस, रेस्टफुल वेब सर्विस क्रिएट हो जाए। किसकी, स्टूडेंट की। फिनिश कर दिया, ये मिल गई, ओपन किया। एक्स्ट्रा हेडर्स और कमेंट्स में हटा देता हूं, और कुछ चेंज करना होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा। क्या करूंगा, लास्ट मेथड पर जाऊंगा और कॉपी कर दूंगा ये लाइंस। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री का इंस्टेंस क्रिएट करो, किस परसिस्टेंस यूनिट के साथ में, जिसका नाम ये है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में गए, आपको दिखाई दे जाएगा कि सेज PU है परसिस्टेंस यूनिट का नाम। परसिस्टेंस लाइब्रेरी कौन सी यूज की जा रही है, एक्लिप्स लिंक JPA 2.1 वर्जन। JDBC कनेक्शन की जो स्ट्रिंग URL थी वो ये रही। वो सारी प्रॉपर्टीज ये नाम देते ही ये रीड करने की कैपेबिलिटी इसमें आ जाती है।
और जब तक वो प्रॉपर्टीज यूज नहीं करेगा तब तक डेटाबेस से कनेक्ट कैसे हो पाएगा। तो हमने डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सके इसलिए इसको ये बताया कि यहाँ पे मिलेंगी आपको सारी डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है डेटाबेस को, उससे ऑथेंटिकेट होने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो यहाँ इस परसिस्टेंस यूनिट से आपको पढ़ना है। तो आपने एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री EMF से एंटिटी मैनेजर ले लिया, और एक बार एंटिटी मैनेजर EM आ गया आपके पास तो आपकी लाइफ फिर इजी ही इजी है। कैसे, वो अभी देखते हैं। ऊपर चले, इस प्रोजेक्ट को रन किया, ये वेब सर्विस बन गई, मिल चुकी। इसमें से कुछ वेब सर्विसेज बिना किसी मॉडिफिकेशन के अभी भी यूज की जा सकती हैं, जैसे ये एक वेब सर्विस हम अभी भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं और इस वेब सर्विस को कॉल करके देखते हैं क्या होता है। मैं चाहता हूं कि सारी की सारी वेब रिसोर्सेज, फैकल्टी की जगह मैं चाहता हूं स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स चाहिए मुझको। आ गए, लेकिन जिस फॉर्मेट में ये आए ये तो जेसन नहीं है। तो हमारे पास दो ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। पहला है XML, दूसरा है जेसन। तो अभी जो इसने दिया है रेस्पॉन्स में, वो दिए हैं स्टूडेंट्स। ये जो स्टूडेंट्स हैं इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। पहला है, ये रहे पहला स्टूडेंट, यहां से स्टार्ट हुआ टैग, यहां एंड हुआ। दूसरे स्टूडेंट की एंट्री यहां से लेकर यहां तक है। थर्ड स्टूडेंट की डिटेल्स यहां से यहां तक है। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स एन एरे ऑफ स्टूडेंट्स, that contains 3 student type of elements। तो पहले को हमने एक्सप्लोर किया और देखा फुल नेम क्या है, सुहानी, आईडी इसका 4 है, रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का 1, सेकंड की राम, आईडी 5, रोल नंबर 2, थर्ड स्टूडेंट डिटेल्स, फुल नेम श्याम, आईडी इसका 6 है और रोल नंबर 3 है। इस तरह से आप इसको रीड करके समझ सकते हैं। और सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, इसको समझ सकें ऐसी लाइब्रेरी है कि हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें XML और जेसन को रीड करने की लाइब्रेरी जरूर मिलेगी आपको। हम क्या चाहते हैं, हम XML में नहीं चाहते, हम चाहते हैं जेसन में मिले हमें। तो सिंपल सा एक चेंज क्या करते हैं, ये जो मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन XML है उसको हटाकर, जब इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ जेसन। तो इसको पकड़ा, रिप्लेस करवा दिया ब्लैंक से, जहां जहां इस फाइल में है सबको रिप्लेस करवा दिया, गायब हो गया। नाउ व्हाट, the only media type we are having in this student faced REST is application JSON. That means all of these functions are going to respond in such a format which is fully compliant with JSON format. फिर से कॉल किया, अब हमें XML की जगह JSON में देगा रेस्पॉन्स, ये आ गया। कौन सी वेब सर्विस को हिट किया अभी अभी, इसको, लोकल होस्ट प्रोटोकॉल, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर, प्रोजेक्ट का नाम, वेब रिसोर्सेज हमेशा देंगे। ये आप चेंज करना चाहें तो कहां जाकर चेंज कर लेंगे, ये जो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग है यहां पर ये लिखा हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन का पाथ क्या है,
जो भी एपीआई है, ये जो वेब सर्विसेज हैं, उनको कैसे एक्सेस करेंगे? वेब रिसोर्सेज नाम से। इसको चेंज कर देंगे, वहां भी चेंज हो जाएगा। वेब रिसोर्सेज के बाद आपने कहा किस क्लास की बात हो रही है, किस एंटिटी की बात हो रही है, किस एंटिटी के अंदर की वेब सर्विस को आपको एक्सेस करना है? तो हमने कहा स्टूडेंट की। अगर हम यहाँ फैकल्टी कर देते तो फैकल्टीज की लिस्ट मिलती। तो ये जो है ये बता रहा है कि ये रहा। अब अगर आप यहां देखेंगे तो ये हो गई कंट्री, मतलब प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है? कंट्री। कंट्री के अंदर लोकल होस्ट। इंटरनेट पर तो बहुत सारे कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर्स ही क्या, मोबाइल भी जो कनेक्ट होता है उसका भी कुछ आईपी होता है। तो ऐसे आईपी एड्रेसेस न जाने कितने अवेलेबल है, उनमें से कौन सी मशीन से आपको कनेक्ट होना है? तो हमने कह दिया लोकल होस्ट, उसका होस्ट नेम है। या फिर इसकी जगह अगर आप लोकल होस्ट की जगह 127.0.0.1 को भी कनेक्ट करेंगे तो भी आपको वही रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि बोथ आर सेम। तो ये हो गई आपकी, मान लीजिए कंट्री नेम। फिर ये हो गया कॉलोनी का नाम, कॉलोनी नेम। उस कॉलोनी में भी कई सारे घर हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी मशीन है इस पर भी न जाने कितने सर्वर्स चल रहे होंगे। जैसे अगर मैं अपनी मशीन की बात करूं तो आप देख ही रहे हैं कि MySQL भी चल रहा है और वेब सर्वर तो चल ही रहा है, फाइल सर्वर भी चल रहा है और कुछ और भी सर्वर्स हैं। कंट्री नेम, कॉलोनी नेम, मकान नंबर, आपके घर का नंबर क्या है कॉलोनी के अंदर। तो ऐसे ही इस सिस्टम पे कई सारे सर्वर्स काम कर रहे हैं। तो आपको किस पोर्ट नंबर पर चल रहे सर्वर से कनेक्ट होना है इस मशीन पर, वो आपने यहां दिया। अब उसके अंदर भी 9090 के अंदर, मतलब टॉमकैट तक पहुंच गए हम। यहाँ वो मशीन जिसका आईपी एड्रेस ये है, उस मशीन पर 9090 पर वेब सर्वर जो चल रहा है, मेरे केस में अपाचे टॉमकैट है। अगर आप कोई एप्लीकेशन रन नहीं करते, सिंपली यहाँ पर लोकल होस्ट 9090 दे करके देखना चाहते हैं कि कौन सा वेब सर्वर है, तो आपको ये लिखा आया अपाचे टॉमकैट। तो अपाचे टॉमकैट तक वो पहुंच गया 9090 से। अपाचे टॉमकैट में तो कितनी सारी वेब एप्लीकेशन जितनी मैंने बनाई होंगी सब रन हो रही हैं। उनमें से कौन सी वेब एप्लीकेशन के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं? तो हमने जो अपना नाम दिया था वो है सेज। अगर आप यहाँ पर जाकर देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, तो कॉन्टेक्स्ट पाथ यहाँ पर सेज लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर चेंज कर देंगे तो उस नाम से ये वेब सर्विस, सॉरी ये वेब एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी सेज दिया हुआ है, तो इस नाम की वेब एप्लीकेशन के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं। उसके अंदर वेब रिसोर्सेज स्लैश किस क्लास की वेब सर्विसेज को आप इन्वोक करना चाहते हैं, किस एंटिटी की वेब सर्विसेज आपको चाहिए है। तो स्टूडेंट की वेब सर्विस को हमने कॉल किया, लेकिन किस वेब सर्विस को कॉल किया? कई सारी वेब सर्विसेज हैं। कैसे कॉल हो गई, उसने ये डेटा कैसे दे दिया, इस डिटेल में हम अभी थोड़ी देर बाद जाते हैं। ये जो पाथ हमने दिया हुआ है, ये जो फेसेड रेस्ट बनी, मतलब कि जो वेब सर्विस का एक कंटेनर बना स्टूडेंट नाम से, यहां अगर आप इसको मिनिमाइज करते हैं तो आपको दिखेगा एक है मेथड क्रिएट, एक एडिट। यहां से अगर आपको परेशानी हो रही हो तो यहां से और बेटर देख सकते हैं।
हमने बनाई है स्टूडेंट वेब सर्विस, जिसके अंदर HTTP मेथड्स कौन से हैं, ये रहे। एक है क्रिएट, ये रहा क्रिएट मेथड। एक है फाइंड, ये रहा फाइंड मेथड। एक मेथड है फाइंड ऑल, सारे फाइंड कर लो, जितने भी स्टूडेंट हो वो सारे फैच कर लाओ। इस तरह से और कौन से मेथड्स हैं, काउंट, रेस्ट, क्रिएट, एडिट, फाइंड, फाइंड ऑल, फाइंड रेंज और रिमूव। इनमें से यहां हमने क्या बताया कि कौन सी वेब सर्विस को कॉल करो। ये जो मेथड्स दिख रहे हैं, ये हर एक मेथड एक सेपरेट वेब सर्विस है। कैसे, देखिएगा, मैं आपको अभी फिलहाल सिर्फ इतना बताता हूं कि इतना लिखने पर कौन सी वेब सर्विस कॉल हो रही है। इतना सा लिखा हमने ये बताया ही नहीं कि स्टूडेंट क्लास के अंदर कौन सी वेब सर्विस को कॉल करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो कॉल होती है वो होती है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल इन्वोक हो गई और इसने क्या किया, लिस्ट रिटर्न की। वो लिस्ट में किस टाइप की ऑब्जेक्ट्स होंगी, स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट होंगी। ये जो स्टूडेंट एंटिटी क्लास बनाई थी हमने, इस स्टूडेंट के अंदर क्या क्या था, आईडी, रोल नंबर, फुल नेम। अगर आप यहां देखेंगे, आईडी, रोल नंबर, फुल नेम, हर एक स्टूडेंट का आपको वही मिलेगा, आईडी, रोल नंबर, फुल नेम, आईडी, रोल नंबर, फुल नेम। तो ये जो मेथड है ये क्या रिटर्न करता है, सारे के सारे जितने भी रोज होंगी, जितनी भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स होंगी, मतलब कि हर एक स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रो को। तो जावा के टर्म में कहूंगा, अगर माइस्क्यूएल के टर्म में बात करें तो हम इसको यहाँ रो या टपल कह सकते हैं, और टेक्निकल भाषा की बात करें तो टपल बोल सकते हैं, और वैसे हम अपनी देसी भाषा में बोले तो ये एक रो हो जाएगी। तो ये एक रो, हर एक रो किसको रेफर करती है, एक स्टूडेंट को। हर एक रो एक स्टूडेंट है। तो जो बाय डिफॉल्ट अगर हमने नहीं बताया कि कौन सी वेब सर्विस को कॉल करना है, तो फाइंड ऑल को कॉल करती है। ये क्या रिटर्न करेगी, सारी की सारी स्टूडेंट्स, सारी की सारी एंटिटीज उस टेबल में जितनी भी होंगी वो सारी रिटर्न कर देगी लिस्ट के फॉर्म में। लिस्ट के फॉर्म में अगर दिया तो यहां जेसन फॉर्मेट में कैसे दिख रहा है। अगर लिस्ट जावा की java.util.list क्लास की ऑब्जेक्ट्स थी, तो ये जेसन कैसे बन गई, ये जेसन ऐसे बन गई कि हमने यहां पर लिखा हुआ है प्रोड्यूसेस। प्रोड्यूसेस क्या, रेस्पॉन्स जो ये क्रिएट करेगा, जो ये रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, वो किस टाइप का होगा, जेसन टाइप में कन्वर्ट करेगा उसको और फिर रिटर्न करेगा। ये सब काम कौन करेगा, जर्सी। इसीलिए हम वो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो हमें यहां सिर्फ उसका टाइप बताना है और कन्वर्जन रेस्पॉन्स का ऑटोमेटिकली करेगा जर्सी हमारे लिए। अगर मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि बिना कुछ टाइप किए सारी की सारी एंटिटीज एनलिस्ट हो जाए, मैं नहीं चाहता, तो मैंने क्या कर दिया, यहां फाइंड ऑल। पाथ हमने दे दिया फाइंड ऑल। अब चलाया फिर से, मेथड नॉट अलाउड, नहीं मिला। अब कब मिलेगा वो हमें, जब हम पाथ क्या देंगे, यूआरएल में क्या देंगे, फाइंड ऑल। आ गया। तो अब वो किस तरह से अवेलेबल हो गया, जब यूआरएल में फाइंड ऑल दिखेगा उसे, फाइंड ऑल भी किसके अंदर, स्टूडेंट के, स्टूडेंट जो फेसेड रेस्ट है उसके फाइंड ऑल
वेब सर्विस को जब हम कॉल करेंगे तब हमें ये डेटा मिलेगा। तो अब तक हमने देखा कि अभी कुछ लिखा नहीं था, यहाँ हमने कोई पाथ बताया ही नहीं था, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो इसको लेकर आ रहा था। जब हमने बता दिया कि नहीं ये फाइंड ऑल हो तब इस वेब सर्विस को कॉल करो, तो उसने सिर्फ तभी डेटा लेकर आया जब फाइंड ऑल उसको लिखा दिखाई दिया। ये हमने कहा कि फाइंड ऑल नाम है इस वेब सर्विस का। ये जो पाथ है एक्चुअली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये इस वेब सर्विस का नाम हो गया। ये एक वेब सर्विस है। किस पाथ से, पाथ में क्या देना होगा, यूआरएल में क्या देना होगा तब ये इन्वोक होगी, ये हम देते हैं पाथ एनोटेशन के साथ। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो HTML होता है उसमें HTML क्या है, वो क्लाइंट साइड है जो ब्राउजर में ओपन हो रहा है। तो क्लाइंट टू सर्वर डेटा आप या तो गेट मेथड के थ्रू सेंड कर सकते हैं या फिर पोस्ट मेथड के थ्रू सेंड कर सकते हैं, और बदले में वो आपको रेस्पॉन्स देता है। तो गेट मेथड के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं, ये जो डिफॉल्ट हम सिंपली यूआरएल में लिख देते हैं, जो भी लिखना है वो पूरी यूआरएल लिख कर दे देते हैं। इस तरह से अगर हमने हिट किया तो ये कहलाता है गेट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली सब जगह मेरे अकाउंट से मैं, हाँ एक काम करते हैं, यहां ये जरूर मांगता है हर बार, तो AWS में, हाँ ठीक है। अब यहां अगर मैंने कहा ठीक है साइन इन होना चाहता हूं एज अ रूट यूजर और मेरा ईमेल एड्रेस ये है, ओके नेक्स्ट, तो क्या आपको यहां पर मेरा ईमेल एड्रेस दिख जाएगा? ठीक है। और उसके बाद मैंने यहां पर, मैं अक्सर गलत ही टाइप करता हूं, मैं इसको इसलिए जब तक इजी ना आ जाए तब तक मैं टाइप नहीं करता। क्या सही टाइप कर रहा हूं? अगर कुछ गलत टाइप करूं तो बता दीजिएगा। 8RC ऐसा दिख रहा है मुझे, तो सबमिट भी कर दिया। अब इसने कहा पासवर्ड, तो अब मैं अगर यहां पर पासवर्ड डाल करके साइन इन करूंगा तो क्या यहां पर मेरा पासवर्ड भी दिख जाएगा? और अगर यहां दिख जाएगा तो फिर मैं यहां से हिस्ट्री में जाकर के हिस्ट्री में जाऊंगा और पासवर्ड भी निकाल लूंगा, अगर यूआरएल में पासवर्ड जाता होगा तो आपको क्या लगता है यूआरएल में पासवर्ड जाते हैं या नहीं? क्या इस तरह की क्रेडेंशियल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐसे इस यूआरएल में जाती होगी? जब गेट मेथड का हम यूज करते हैं तो जो भी डेटा यहां से क्लाइंट टू सर्वर जाता है वो इस फॉर्मेट में जाता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, और अगर हमने यूजर नेम और पासवर्ड लिखा है तो यूजर नेम इज इक्वल्स टू जो आपने यूजर नेम डाला होगा वो डल जाएगा, और एंड पासवर्ड जो डाला होगा, जो भी नाम आपने दिया होगा, ऐसे जाती है गेट रिक्वेस्ट। तो अगर इस तरह से हमने भेज दिया कभी गलती से यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो तो एक दिन में हैक हो जाएगा, हैक करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, वो तो गलती से ही लोगों को दिख जाएगा, उसके लिए हैकर होने की भी जरूरत नहीं है। तो गेट मेथड हमेशा यूज नहीं होता। जब भी कोई डेटा सबमिट करना होता है हमें क्लाइंट से सर्वर पर, फॉर एग्जांपल यूजर नेम और पासवर्ड जब हम एंटर करते हैं तो वो सर्वर पर जाते हैं, लेकिन वो कभी भी गेट मेथड का यूज करके नहीं भेजे जाते, वरना वो यहां रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, दिख जाएंगे। तो ये जो मेथड है, ये जो वेब सर्विस है फाइंड ऑल, ये फाइंड ऑल को हम कैसे रखना चाहते हैं? ये गेट मेथड के थ्रू एक्सेसिबल होना चाहिए या फिर पोस्ट मेथड के थ्रू एक्सेसिबल होना चाहिए? अगर कुछ सेंसिटिव डेटा
क्लाइंट टू सर्वर आएगा इस वेब सर्विस को इन्वोक करने के लिए, तो हमें इसको कभी भी गेट नहीं रखना है, हमें इसको पोस्ट रखना होगा। फिलहाल हम ऐसी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं यूजर से, तो हमने इसे गेट रखा हुआ है। तो आप समझ गए, ये फाइंड ऑल है पाथ, कि ये अगर पाथ मिलेगा यूआरएल में, ये पाथ होगा, तो ये वेब सर्विस, ये मेथड कॉल होगा। और इसको इन्वोक कैसे कर सकते हैं? गेट मेथड के थ्रू, ये पोस्ट के थ्रू कॉल नहीं हो सकता। ओवरराइड, क्योंकि अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो ये हर एक फेसिड रेस्ट इस क्लास से इनहेरिटेड होती है। ये क्लास रही यहाँ एब्स्ट्रैक्ट फेसिड रेस्ट से। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि इनहेरिट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली हमारी क्लास में, और हमारी क्लास में वो कैपेबिलिटीज आ जाती हैं जो एक सिंपल क्लास में नहीं होती। ओके, तो ओवरराइडन मेथड है ये, इसलिए एनोटेशन लगा हुआ है ओवरराइड। ये फाइंड ऑल अगर आप देखेंगे तो आपको ये मेथड पेरेंट क्लास में मिल जाएगा। ये रहा फाइंड ऑल मेथड। एब्स्ट्रैक्ट फेसिड रेस्ट, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट फेसिड डॉट जावा में फाइंड ऑल मेथड ये रहा, ये कॉल हो रहा है और रिटर्न कर रहा है चीजों को, इसीलिए यहां ओवरराइड लिखा हुआ है। प्रोड्यूसेस क्या कह रहा है कि ये जो रेस्पॉन्स देगा वो किस फॉर्मेट में चाहते हैं, क्योंकि आपने तो कहा कि भाई फाइंड ऑल में क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल, तो फाइंड ऑल तो है, पर ये फाइंड ऑल क्या करने वाला है? इसका रिटर्न टाइप देखिए क्या है, लिस्ट देगा। मतलब लिस्ट एक क्लास क्या है, जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट, तो ये तो जावा स्पेसिफिक क्लास है ना, जिसमें किस टाइप की ऑब्जेक्ट्स रहने वाली हैं, स्टूडेंट टाइप की ऑब्जेक्ट्स। इसको जेसन या फिर एक्सएमएल में कन्वर्ट होकर के रेस्पॉन्स जाना है क्लाइंट के पास। तो ये काम कैसे होगा? हमने बताया कि दिस वेब सर्विस प्रोड्यूसेस अ रेस्पॉन्स ऑफ टाइप जेसन। तो अब जब इसको कोई कॉल करेगा तो इस लिस्ट को ऑटोमेटिकली जर्सी कन्वर्ट करेगा जेसन फॉर्मेट में, और जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद वो डेटा रिटर्न करेगा यहां। अब कहानी समझ पाए आप? क्या इतनी कहानी क्लियर है? मैंने कुछ भी नया नहीं बताया मेरे ख्याल से आज। जो हमने कल किया था उसको समझा है बस अभी तक। तो अगर अभी तक आपको कहानी समझ आई हो तो आप बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। क्या चीजें क्लियर है? यस सर। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, तो कल की तरह ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा है कि भाग रहे हैं हम बहुत तेज? नहीं सर। वेरी गुड। तो कल तक जो हमने किया था, अब हम उसके आगे की बात करेंगे। 4 चीजें सीखें, 40 की जगह 4 चीजें सीखें, लेकिन 4 समझ में आए, ऐसे बढ़ेंगे अब हम। ठीक, और जितना मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था उतना तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, कितना भी स्लो जाऊं। अब हमने देखा कि हमने एक वेब सर्विस है फाइंड ऑल, इसको इन्वोक करके देख लिया। ये क्यों इन्वोक हुई? क्योंकि ये फाइंड ऑल पाथ में दिया हुआ है, और ये फाइंड ऑल किसके अंदर है? ये वेब सर्विस, ये मेथड किसके अंदर है? स्टूडेंट फेसिड रेस्ट क्लास के अंदर। अब ये जो स्टूडेंट है ये इसका पाथ है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे फैकल्टी फेसिड रेस्ट,
तो इसका भी अपना एक पाथ है, यहां हमने दिया हुआ है फैकल्टी, तो इसका पाथ हो गया फैकल्टी तक, और अलग अलग वेब सर्विसेज का अपना खुद का पाथ, जैसे ये रहा। फैकल्टी पर अब हम नहीं जा रहे, अभी हमने स्टूडेंट की बात की है, तो स्टूडेंट पर ही इसी को लेकर आगे और समझते हैं। पाथ की बात की हमने, तो फाइंड ऑल हमने देख लिया। अब एक और इसी के ऊपर दिख रहा है फाइंड मेथड, ये भी वेब सर्विस है। कैसे पता? ये लगा हुआ है ना, ये लगते ही मेथड वेब सर्विस बन जाता है। ये हमने क्या बताया कि ये गेट मेथड के थ्रू एक्सेसिबल रहेगी। कौन सी वेब सर्विस? ये। पाथ क्या होगा? अगर पाथ होगा स्टूडेंट तक का पाथ होगा, तो कहां पहुंच जाएगा? यहां तक। अब इसके अंदर कौन सी वेब सर्विस इन्वोक करना है, तो उसके अंदर का पाथ देना होगा। अगर ये वेब सर्विस मैं चाहता हूं इन्वोक हो जाए, तो ये पाथ देना होगा। लेकिन ये है क्या? यहां लगा हुआ है ये करली ब्रेस। ये करली ब्रेसेस क्या बता रहे हैं कि कुछ वेरिएबल वैल्यू मिलने वाली है आपको। यहां कुछ वेरिएबल वैल्यू रहेगी, मतलब ये जो पाथ रहेगा ये फिक्स नहीं रहेगा। इसका मतलब स्टूडेंट के आगे स्लैश, अब यहां आप 1 भेज सकते हैं, तो आपको 4 भेज सकते हैं। तो अकेला जिसका आईडी 4 था सिर्फ वही स्टूडेंट मिला। अब आप यहां 5 भेज देंगे, तो जिसका 5 था आईडी सिर्फ वही मिला। अगर आपने कहा मुझे सिर्फ उस स्टूडेंट की डिटेल दो जिसका आईडी 6 है, तो आपको सिर्फ उसकी डिटेल मिली। तो ये जो पाथ है उसमें हमने क्या दिया हुआ है? यहां तक तो हो गया स्टूडेंट का पाथ, उसके अंदर कुछ वेरी होने वाला है। जो वेरी होगा वो क्या रहेगा? जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? आईडी। आईडी रहेगी। प्रोड्यूस क्या करेगा? जेसन में ही देगा, तो जेसन में ही मिल रहा है। लेकिन यहां कुछ नया दिखा। जैसा मेथड होता है वो क्या होता है? ऐसा रहता है जनरली, ऐसा। ऐसे ही देखिए ना आपने मेथड्स, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, ये रिटर्न टाइप, एक ऑब्जेक्ट देगा, सिंगल ऑब्जेक्ट, लिस्ट नहीं देगा। ये देगा सिंगल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट टाइप की, नाम है इस मेथड का फाइंड, और ये लेगा क्या? इंटीजर, सिंगल आर्ग्यूमेंट, इंटीजर टाइप। मगर यहां जो पास होगा इंटीजर में, वो कहां से इसमें वैल्यू आएगी? इस मेथड को हम तो यहां से इन्वोक कर रहे हैं ना, यूआरएल से, ब्राउजर से। तो हमने बताया कि ये जो पाथ है ना, पाथ, इसमें जो पैरामीटर मिल रहा है आपको आईडी नाम का, @path परम, परम स्टैंड्स फॉर पैरामीटर, तो @path परम, मतलब कि पाथ, ये पूरा पाथ है, इसमें जो पैरामीटर है ये, इसका नाम हम यहां पर क्या बता रहे? आईडी। तो ये जो आईडी नाम का पाथ पैरामीटर है उसकी वैल्यू किस में स्टोर कर दो? आईडी, इंटीजर टाइप के आईडी वेरिएबल में। अब आपको एक बार आईडी मिल गया, तो वो आपने सिंपली पास किसको कर दिया? सुपर। सुपर मतलब पेरेंट क्लास के फाइंड को, फाइंड मेथड को ये आईडी आप पास कर देना, और वो बदले में आपको उसे फाइंड करके स्टूडेंट टाइप की ऑब्जेक्ट दे देगा। अगर आप देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट फेसेड में आपको फाइंड मिल जाएगा। गेट एंटिटी मैनेजर डॉट फाइंड एंटिटी क्लास, और उसका आईडी पास कर दिया। तो जो 1 2 3 4 5 6 जो आईडी हम पास कर रहे हैं यहां से, एक्चुअली ये किस में जाकर स्टोर हो रहा है? इस आईडी में।
और ये यहाँ इस पाथ पैरामीटर की जो भी वैल्यू मिली वो इस इंटीजर आईडी में स्टोर हो गई, और ये आईडी हमने पास कर दिया पेरेंट क्लास के फाइंड मेथड को, जिसमें वो कोड लिखा हुआ है जो कि फाइंड करके उस एंटिटी को रिटर्न करवा देता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है जर्सी, जेसन में, और फिर रिटर्न करता है एक्चुअल रेस्पॉन्स क्लाइंट को। ऐसे ही मैं एक्चुअली आपको सिर्फ गेट मेथड दिखा रहा हूं, मैं पोस्ट पर जा ही नहीं रहा हूं, और जरूरत पड़ेगी तो ही जाऊंगा आज, वरना हम कल जाएंगे पोस्ट पर, कोई जल्दी नहीं है। गेट मेथड्स इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी इसलिए मुझे हरा हरा दिखाने की जरूरत है, ताकि आपको ये, आपकी आदत क्या है अभी, ब्राउजर पर यूआरएल्स को हिट करना सीखा है अभी आपने सिर्फ। ब्राउजर से आप पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। ब्राउजर में आप क्या कर सकते हैं, ब्राउजर में आप ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं ना, google.gmail.com, यही सब कर सकते हैं। तो ये तो आप सिर्फ यूआरएल टाइप कर सकते हैं ब्राउजर्स में, और जो यूआरएल होती है, सिर्फ यूआरएल आप कहीं सेंड कर रहे हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट होती है। तो गेट रिक्वेस्ट से आप ऑलरेडी एक्वेंटेड है, उससे आपकी जान पहचान है, इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ गेट रिक्वेस्ट से बनी हुई जो वेब सर्विसेज हैं जो कि गेट के थ्रू ही एक्सेसिबल हो जाती हैं, सिर्फ वही चलाकर दिखा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको पोस्ट पर लेकर जाऊंगा और डेटा पोस्ट भी करवाऊंगा और यहाँ रिट्रीव भी करवा कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो गेट कौन सी है, एक तो गेट ये फाइंड कर लिया हमने अलग अलग आईडीज देकर, सारे एक साथ फेच कर लिए, फाइंड ऑल, ये भी गेट है। और कौन सी गेट दिख रही है, दो और नीचे दिखी गेट, ये है गेट। इसमें क्या कहना है इसका, ये दो पैरामीटर्स लेगा पाथ में, एक लेगा फ्रॉम, दूसरा लेगा टू। देखिए एक करली ब्रेस के अंदर लिखा है फ्रॉम और फिर है स्लैश दिखाई दिया आपको, ये है स्लैश के बाद फिर से पैरेंथेसिस में हमने लिखा है टू। तो फ्रॉम से लेकर टू ये दोनों आईडीज होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं आपकी स्टूडेंट टेबल में, उसमें कहां से कहां तक के आईडीज को आप फेच करना चाहते हैं, जिनके जरूरी नहीं है कि, हो सकता है आपको सिर्फ इतने ही रिक्वायरमेंट हो कि शुरू के जो दो हैं वो मेरे पास आ जाए। तो टू में आप क्या लिखेंगे, टू, और किस आईडी से स्टार्ट करना है आपको, स्टार्ट करना है अगर 4 से, तो यहां आएगा 4 से लेकर के अगले दो फैच होने सिर्फ, तो यहां देंगे आप 2, तो आपको सिर्फ 4 और 5 फैच करके ये दे देगा। 4 से आईडी नंबर 4 इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि 1 2 3 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम उन्हें डिलीट कर चुके हैं। तो 4 से लेकर के मुझे चाहिए अगले दो, नेगेटिव मैक्स रिजल्ट इज नॉट अलाउड। हो 4 से 2 क्यों लिखा है, 4 से 6 होना चाहिए था। 4 से 1 से स्टार्ट करते हैं और 4 तक है ही इतने। सॉरी, इसने क्या किया, हमारे पास है नहीं, इस वजह से ये इस तरह से हो रहा है, वरना आपका कंफ्यूजन होता नहीं। मैं सिंपली क्या करता हूं, यहाँ पर आईडीज बदल देता हूं तो आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। 1 2 3 करके और फिर दिखा देता हूं, और कुछ और एंट्रीज भी इसमें ऐड करवा लेते हैं, ताकि राम हो गया, श्याम हो गया, सुहानी हो गया,
रमेश एंड सुरेश, कैडबरी वाले, इसको 4 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 5 ले लिया और अप्लाई करवा दिया। हाँ, अब कितनी एंट्रीज है हमारे पास? 5। अभी फिलहाल 2 किया। हाँ, अप्लाई तो हो गया है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हम्म, 1 2 1 3, देखिए अब 3 आ गई। अगर मैंने कहा 4 एंट्रीज, 4 ले आया, 5 है हमारे पास, लेकिन अब भी ये उतनी ही लेकर आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा 1, तो ये 1 को छोड़ दिया, 1 के आगे से नेक्स्ट 5 एंट्रीज उठा ली, तो 1 के आगे से 5 एंट्रीज तो नहीं है, 4 एंट्रीज थी, तो वो 4 एंट्रीज उठा के लाकर दे दी। तो ये है ऑफसेट कि कितनी शुरू में छोड़ना है। अगर हमने इसको 0 दे दिया तो ये शुरू से लेकर सारी एंट्रीज उठा लाया। अगर हमने कहा एक एंट्री को छोड़ दो, ये हो गया ऑफसेट। तो पहली एंट्री वो हटा करके कहां तक? नेक्स्ट 5 एंट्रीज उठाकर ले आना पहली के बाद की। तो पहली हटा करके नेक्स्ट 5 उठाई, लेकिन 5 थी नहीं तो 4 उठा कर ले आया। तो पहला हो गया ऑफसेट, और ये हो गया, ये कहना चाहिए कि ये हो गया बिगनिंग, एक छोड़ करके नेक्स्ट कितनी एंट्रीज उठाकर लाना है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, इवन आप ईमेल्स भी जब चेक करते हैं तो आज तक के सारे ईमेल्स एक साथ नहीं आते आपके आगे, पेजेस आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं, तब उसके आगे के और ईमेल्स उठकर आते हैं और वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो पेजिंग होती है, ये पेजिंग हो सके उसके लिए ये वेब सर्विस आपको ऑटोमेटिकली बनी हुई मिलती है। ओके, फिर एक लास्ट और दिखाई दे रही है, काउंट। गेट मेथड के थ्रू एक्सेसिबल है, तो काउंट को भी कॉल करके देखते हैं। स्टूडेंट के अंदर काउंट वेब सर्विस को कॉल किया तो इसने बताया कि टोटल 5 एंट्रीज हैं आपकी इस टेबल में, टोटल काउंट। सुपर क्लास के काउंट मेथड को कॉल कर दिया, जो वैल्यू मिली वो रिटर्न करवा दी। कितनी टोटल फैकल्टीज हैं हमारे पास? फैकल्टी के काउंट मेथड को कॉल किया, टोटल 4 फैकल्टी है, ये पता चल गया। लेकिन चूंकि यहां पर टेक्स्ट प्लेन है, इसलिए आपने देखा कि ये जेसन फॉर्मेट में नहीं मिला है, सिंपल स्ट्रिंग मिली है। ये समझ पाए आप? ये डिफरेंस आ गया। अगर यहां हमने एप्लीकेशन जेसन लिखा होता, उस केस में हमें जेसन मिलता। टेक्स्ट प्लेन दिया हुआ है तो सिंपल टेक्स्ट मिला है, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्जन नहीं किया गया, जो वैल्यू मिली एज इट इज लौटा दी गई। फ्रॉम, हाँ, ये फ्रॉम और टू की जो हम बात कर रहे थे, फ्रॉम और टू, अब आप देखेंगे तो पाथ परम 2 हो चुके हैं। यहां पहला आर्ग्यूमेंट
दूसरा आर्ग्यूमेंट। तो फाइंड रेंज जो मेथड है इसमें आपको पहला आर्ग्यूमेंट मिला है पाथ परम फ्रॉम। फ्रॉम मतलब पहला आर्ग्यूमेंट, और पाथ परम टू का मतलब जो स्लैश के बाद वाला आर्ग्यूमेंट है उसका नाम टू रखा है हमने। तो टू पर जो वैल्यू होगी वो किस में स्टोर होगी, इंटीजर टू नाम के इंटीजर में, और स्लैश के पहले जो वैल्यू होगी वो किस में जाकर स्टोर हो जाएगी, इंटीजर फ्रॉम नाम में, फ्रॉम नाम के वेरिएबल में। और इनका क्या यूज होगा, सुपर क्लास को पास कर दिए जाएंगे। और सुपर क्लास के किस मेथड को कॉल पास कर दिए गए, फाइंड रेंज न्यू इंट का एरे, मतलब कि दो एरे पास किए जा रहे हैं, सॉरी दो वैल्यूज पास हो रही हैं, इसलिए उसने क्या किया, एरे बनाया इंटीजर टाइप का, और उसमें पहली वैल्यू, पहले एलिमेंट उसमें रखा फ्रॉम, दूसरा एलिमेंट रखा टू। क्यों, क्योंकि ये जो फाइंड रेंज मेथड है ये क्या लेता है, इंटीजर टाइप का एरे, जिसका नाम क्या होता है, रेंज। तो उसी सेम फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में वैल्यू लेता है, उसी फॉर्मेट में वैल्यू यहां से पास कर दी गई और ये इन्वोक हो गया। तो गेट मेथड्स किस तरह से कॉल कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपको समझ आ गया। आप देखेंगे तो आपको अभी कौन से मेथड्स क्लियर हो गए, फाइंड रेंज, आपको फाइंड, फाइंड ऑल, फाइंड रेंज, काउंट रेस्ट, इतने मेथड्स आपको क्लियर हो चुके हैं। बचे क्या, क्रिएट, एडिट, रिमूव। ये जो क्रिएट, एडिट और रिमूव है ये है डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में ये आते हैं, DML, और इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं। आपको बहुत हैवी और भारी नाम लग रहा होगा ट्रांजैक्शंस, लेकिन ये बच्चों का खेल है, और जब हम लिखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह ये ज्यादा इजी है। ये अभी तक जो हमने देखा है ये थोड़ा टफ था, वो और भी ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट पहले से चलता हुआ नहीं मिल रहा है, बस फर्क इतना है। क्यों, क्योंकि एक एक दो दो लाइन हमें लिखनी है जो अभी लिखी नहीं हुई है, और वो भी नहीं लिखनी पड़े चाहे तो, लेकिन मैं चीजों को इजी वे में लेकर चलना चाहता हूं, और कॉन्फ़िगरेशन और चीजें बताऊंगा तो वो फिर कॉम्प्लेक्स ज्यादा लगने लगेगा। तो एक दो लाइन लिखने में हमें आलस नहीं करना, चलेगा। ये जो गेट मेथड्स थे इनमें आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम लगी तो पूछ डालिए। गेट मेथड्स नहीं कहना चाहिए, गेट वेब सर्विसेज कहना चाहिए, क्योंकि अब ये मेथड तो है ही, बिल्कुल है। अच्छा, ये मेथड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, हम कहते हैं ये वेब सर्विस है और हम ये भी कह रहे हैं कि ये मेथड है, तो मेथड्स तो होते ही हैं। जब ये कोड लिख दिया तो मेथड तो बन ही गया, लेकिन अगर उसके ऊपर ये भी आ गए तो वो मेथड वेब सर्विस भी बन गया। कैसे, कैसे मान लें, तो चलो ये वेब सर्विस है ना, PSVM बन गया मेन मेथड, अब ये एग्जीक्यूटेबल क्लास हो गई। यहां मैंने क्या किया, इस PSVM से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से, इस ये जो काउंट वेब सर्विस थी ना, ये जो 4 दे रही है इस URL के हिट होने पर, इसको मैं अपने जावा वे में एक्सेस करता हूं इस मेथड को। तो एक्सेस करने के लिए क्या करने की जरूरत होती है, पहले क्लास की ऑब्जेक्ट बना लो। कौन सी क्लास है ये, स्टूडेंट फेसिड रेस्ट, इस क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाई जाए, क्योंकि नॉन स्टैटिक है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाए बिना काम नहीं चलेगा। न्यू स्टूडेंट फेसिड रेस्ट डॉट काउंट रेस्ट,
ये रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग। तो जो ये रिटर्न करे उसे एक स्टूडेंट काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और इसकी वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करवा देते हैं। अगर ये प्रिंट हो गया इसका मतलब क्या है कि एक मेथड है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, जिस वेब सर्विस को, काउंट नाम की वेब सर्विस को हम यहाँ URL के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको एज अ मेथड भी हम कॉल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि एज अ मेथड काम कर रहा है या नहीं। तो हमने क्या किया, ये जो क्लास है जो ओपन है ऑलरेडी, स्टूडेंट फेसिड रेस्ट में ही है हम, तो स्टूडेंट फेसिड रेस्ट की एक ऑब्जेक्ट बना ली न्यू ऑपरेटर के साथ में। और अगर आपको ये ठीक नहीं लगता हो तो आप इसको अलग अलग लाइंस में तोड़कर लिख दीजिए। SFR स्टूडेंट फेसिड रेस्ट। अब SFR डॉट काउंट रेस्ट कर दिया। काउंट रेस्ट मतलब ये वाला मेथड कॉल कर दिया। ये मेथड कॉल होगा तो रिटर्न होगी ये वैल्यू 4 रिटर्न होना चाहिए। उसे हमने स्टोर करवा लिया स्टूडेंट काउंट स्ट्रिंग टाइप के में, और जो स्टूडेंट काउंट था, जो स्टूडेंट काउंट है उसको प्रिंट करवा दिया। तो अब राइट क्लिक करके रन फाइल करते हैं, देखते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसने कितना दिखा दिया, 5। इसका मतलब ये सारे मेथड्स सिर्फ वेब सर्विस, मतलब कि सिर्फ यहां से URL के थ्रू ही एक्सेसिबल नहीं है, इंटरनली अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ती है तो मैं इस तरह से उनको एज अ मेथड भी कॉल कर सकता हूं। जो कुछ बताया उसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, अब और कुछ नया नहीं बताऊंगा। और समझ आया जो आज बताया? ज्यादा तो नहीं हुआ, तेज तो नहीं हुआ, ज्यादा धीमा तो नहीं हो गया? ये सारी बातें करेंगे अब हम। हम्म बताएं, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट हो। Students doubt? Anybody has any doubt? बेंस एक तो बच्चों के साथ क्या होता है, बेचारे घर से अटेंड करते हैं क्लासेस, डेटा का बहुत इशू होता है। हाँ जी सर, जी सर। 2 घंटे क्लास अटेंड करना, मतलब आप सोचिए जिनके हम ब्रॉडबैंड नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बूस्टर लेते होंगे, और अब वो हाँ सर क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है सर। मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इनको बाद में, जैसे कभी मेरे को कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता, सुन नहीं पाता, तो बाद में सुन पाऊँ और हो सका तो इन लोग को प्रोवाइड कर पाऊँ। बिल्कुल। तो अगर कुछ ऐसा सर आपको फीडबैक मिलता है कि तेज हो रहा है या कुछ समझ नहीं आ पा रहा है तो आप मुझे बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज कर लेंगे। सर मेरे अकॉर्डिंग मुझे, मतलब एज अ फैकल्टी और एज अ कैंडिडेट भी यदि मैं देखूँ तो तेज तो नहीं जा रहा है, बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा है सीक्वेंशियली, और आप बड़ी डिटेल में समझा भी रहे हो। अभी यश प्रजापति प्रेजेंट है क्या? यश, प्राची, प्रियंका, निखिल? Yes, sir.
क्या लगता है, सही चल रहा है ना? यस सर। यस यस सर। सर कैंडिडेट से बोल रहे हैं सर, है ना? मतलब मैं बोलूंगा तो ऐसा लगा कि मैं अपनी साइड से बोल रहा हूँ, बट बच्चे ही बोल रहे हैं। ठीक है सर, फिर तो जी सर, बिल्कुल सही चल रहा है और समझ भी आ रहा है। ओके सर, तो फिर तो अच्छी उसमें बात बहुत है। लंबा टाइम हो जाता है सर आपके लिए, 2 घंटे कंटिन्यू बहुत लंबा टाइम होता है, कंटिन्यू 2 घंटे तक बोलना। तो यदि आप नहीं चाहें सर, अच्छा लगता है। कभी कभी लेता हूँ क्लासेस तो लगता है कि हाँ, पूरी मेहनत करो। हाँ हाँ हाँ। वाकई कुछ जो सीखना चाहते हैं एटलीस्ट उनको मिले सर कुछ सीखने के लिए, बस यही कोशिश रहती है। हम्म। नहीं सर, अच्छा लग रहा है और बच्चे भी इंटरेस्ट से समझ रहे हैं, सारे सब इंटरेस्ट से अटेंड कर रहे हैं क्लासेस। यदि आप चाहें तो अपन 1 घंटे के बाद ब्रेक भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कोई, हाँ, अगर स्टूडेंट्स को ज्यादा हो जाता हो तो जरूर कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों अगर को क्या लगता है? कंटिन्यूएशन में ऐसा हम्म। हो तो ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे क्या होता है कि कभी अपने 1 घंटे ब्रेक करते हैं, फिर आपका रिदम जो होता है ना पढ़ाने का वो भी खत्म हो जाता है। हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, हम जो चीज समझा रहे हैं, अब हाँ, फिर से भूल एक बार फिर सकते हैं सर। रिवीजन करो, उसका रिवीजन करके वापस हाँ से आना हाँ पड़ता है। हाँ 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 तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में इतना वही नहीं होता है कि कंटिन्यू हम बैठे हुए, बच्चे भी थोड़ा सा ब्रेक लेते होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर। तो उसमें क्लासेस में क्या होता है ना कि कंटिन्यू हम बैठे हुए हैं, अटेंड कर रहे हैं। हाँ बस हाँ, ये आपकी साइड से जरूर ऐसा है कि आपको जरूर 2 घंटे बहुत लंबा टाइम हो जाता है। नहीं सर, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं 2 घंटे में 4 दिन में, हम्म। उतना कोशिश करते हैं सर। जी। सो ठीक है, कैंडिडेट्स प्लीज अपनी अटेंडेंस पुट कर दीजिए सभी लोग। ऑलमोस्ट ऑल तो मेरे पास आ गई है, 12, 13, 14। जो लोग रह गए हैं वो अपनी अटेंडेंस जल्दी से पुट कर दो चैट बॉक्स में। तो ओके सर, तो फिर मैं लीव कर दूं? जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। आप लोग कोई पर्सनल कोई कमेंट करना है? सर ने तो लीव कर दिया। ठीक है। सो 3 दिन का सेशन और है आपके पास अभी, अपना 3 दिन सेशन और है, फ्राइडे तक सेशन है। तो 2 दिन और बचा हुआ है। देखिए क्या होता है कि हम जब हमारा सेशन चलता है ऑनलाइन तो हम प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाते, तो वो फैक्ट है, मैं भी सोच रहा था कि प्रैक्टिकल करूंगा साथ में, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं बट नहीं कर पाते, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उन चीजों को नोट कर लेता हूँ। तो आप भी अभी उन चीजों को नोट करते जाइए। मैं बोल तो रहा हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग की है, देख रहे हैं आप, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को ऑफिशियली अपलोड कब किया जाए, कब परमिशन मिलेगी, कब अपलोड करेंगे, कब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये पता नहीं है। आप चीजों को अभी समझिए, सीखते जाइए, नोट कर लीजिए, और जब भी आप प्रैक्टिकल कर पाए तो उस टाइम पर प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिए, है ना? और जो भी डाउट हो तो फील फ्री वो डाउट भी पूछ लीजिए। नेटबीन से रिलेटेड भी डाउट है, जावा से रिलेटेड है, बेसिक की जावा इंस्टॉल नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा, नेटबीन नहीं चल रहा, तो वो भी आप फील फ्री पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके सर। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर।